समुद्र की काली अंधेरी गहराई में 13,000 फीट नीचे पूरे विश्व के 19 देशों के बीच एक सीक्रेट जंग जारी है, जो इन सभी देशों की सरकारें अपनी जनता के सामने नहीं आने देना चाहती। ये एरिया दिख रहा है, यह है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, इस जंग की मेन रणभूमि, जो इतना बड़ा एरिया है कि इसमें 25 यूके जैसे देश समा सकते हैं। मगर सिर्फ इसी स्पेसिफिक रीजन में ऐसा कौन सा खजाना गड़ा हुआ है कि सभी देश इसके समुद्री तल तक पहुंचने के लिए अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। समुद्र की गहराइयों में जहां तक सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती, वहां इन देशों के अरबपति जायंट रोबोटिक मशीन्स लेकर के उतर रहे हैं, जो लिटरली समुद्री तल पर रेंग कर डीप सी के पत्थरों को एक्सट्रैक्ट करके सतह पर ला रहे। पर यह सब आखिर क्यों? क्योंकि ये जो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है ना, ये एक बहुत ही फेमस इलाका है स्पेसिफिकली डीप सी माइनिंग के लिए। ये लिटरली अरबपतियों के पैसे छापने की मशीन है, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से सिर्फ इस अकेले इलाके में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स मौजूद है, जिसका अगर नंबर्स में इवैल्यूएशन करें तो वो आंकड़ा आएगा करीब 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर्स। जस्ट इमेजिन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स यहां पर मौजूद है, जिनमें से सबसे इन डिमांड मेटल्स है जैसे मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट, जो लगभग 75% से 85% यहीं पर सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स से मिलता है, और वो सोर्स है ये बटाटे के आकार और शेप के छोटे छोटे पत्थर, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये पत्थर इतने नायाब है कि इन्हें बनाने में करोड़ों सालों का समय लग जाता है, प्रकृति द्वारा बनाया जाता है ऑब्वियसली, जिस दौरान इनमें लेयर बाय लेयर मेटल्स और मिनरल्स स्लोली डिपॉजिट होते चले जाते हैं। और मजे की बात तो यह है कि यही पत्थर इसी एरिया के समुद्री तल में 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, जिनकी टोटल क्वांटिटी लगभग 2100 करोड़ टन है। और इसी खजाने को हासिल करने के लिए दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के बीच एक जंग शुरू हो चुकी है, एक खामोश और बेहद खतरनाक जंग, जिससे सिर्फ हमारे समुद्रों की सेहत ही नहीं बल्कि आपका और मेरा अस्तित्व भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अचानक से इन पत्थरों के पीछे भागने की क्या जरूरत पड़ रही है? एक लाइन में इसका जवाब देता हूं, द ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। देखो, दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, राइट? टेक्नोलॉजीज जैसे सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उभर कर आ रहे, लेकिन हमारे इस भविष्य में ग्रीन रंग भरने के लिए हमें कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक निकल और कोबाल्ट की डिमांड 500% तक बढ़ जाएगी, लेकिन जमीन के माइनिंग रिजर्व्स इतने नहीं हैं। मगर ओशंस के बेड्स पर मिनरल्स लैंड डिपॉजिट के कंपैरिजन में हजारों गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और ओशन माइनिंग कंपनीज का यह क्लेम है कि सी बेड पर जितने नोड्यूल्स हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाए तो 150 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज बन सकते हैं। टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक माइनिंग साइट से जापान की पूरी कार मार्केट को इलेक्ट्रीफाई किया जा सकता है। मगर इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम यह भी है कि जमीन पर इन मिनरल्स का कंट्रोल कुछ ही देशों के पास है, खास करके चाइना, जिस देश का क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग पर लगभग मोनोपोली है, या फिर ये माइंस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे पॉलिटिकली अनस्टेबल देशों के पास है। सो वेस्टर्न पावर्स जैसे अमेरिका और यूरोप इस डिपेंडेंसी से परेशान है, और इसीलिए ये सब मिलकर इस होड़ में लग गए। मगर जरा सोचो, क्या प्लैनेट को बचाने के लिए हमें प्लैनेट के प्रिस्टीन इकोसिस्टम को तबाह करना पड़ेगा? और यही है इस रेस का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। पृथ्वी को ग्रीन बनाने के लिए हम उसके समुंदरों को ब्लैक बनाने जा रहे हैं। तो सवाल नेचुरली ये उठता है कि समुद्र के इस विशाल हिस्से को आखिर कौन कंट्रोल करता है? इन सभी रिसोर्सेस पर किसका हक है? इसका जवाब 1982 में यूनाइटेड नेशंस ने दिया था। यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी उनक्लोज के अकॉर्डिंग देशों की सीमाओं के बाहर का समुद्री इलाका, जिसे द एरिया कहा जाता है, किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड है। और इसी की देखरेख के लिए द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA बनाई गई है, जो कि एक यूएन की बॉडी है जो समुद्र के नीचे के सीबेड मिनरल्स को रेगुलेट करती है, खास करके उन एरियाज को जो किसी एक कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। सो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने अब तक कुल मिलाकर 31 एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स दिए,
जिसमें चाइना इस रेस में फिलहाल लीडिंग पोजीशन पर है विद 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना को ओशन का एक इतना बड़ा हिस्सा एक्सप्लोर करने का राइट मिला है जो लगभग न्यूजीलैंड देश के बराबर है। आज चाइना के पास मेंगजियांग जैसे एडवांस्ड रिसर्च व्हीकल्स और काइटुओ-2 जैसे माइनिंग रोबोट्स हैं जो 4000 मीटर से भी ज्यादा गहराई में काम कर सकते हैं। एंड चाइना बीइंग चाइना, वो सिर्फ ISA के फ्रेमवर्क के अंदर ही काम नहीं कर रहा, वो पैरेलल गेम भी खेल रहा है। कुक आइलैंड्स जैसे छोटे पैसिफिक देशों के साथ सीधे डील्स कर रहा है, जिससे चाइना पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है। इसके अलावा चाइना ISA को सबसे ज्यादा फंडिंग देने वाले देशों में से भी है, जिस पैसे और टेक्निकल सपोर्ट के बल पर उसने ISA के अंदर अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा लिया है कि वो मरीन कंजर्वेशन जैसे मुद्दों पर डिस्कशन को ही ब्लॉक करवा देता है। एंड चाइना का प्लान बिल्कुल सिंपल है। चाइना पहले से ही जमीन पर क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग का 60% और प्रोसेसिंग का 85 से 90% कंट्रोल करता है। सो समुद्र के इन रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल बनाकर चाइना ये इंश्योर कर रहा है कि फ्यूचर में अमेरिका और यूरोप की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंड हो जाए। बेसिकली इकोनॉमिक्स की भाषा में चाइना एक अनब्रेकेबल सप्लाई चेन मोनोपोली बनाना चाहता है ताकि वो इसके थ्रू ग्लोबल पॉलिटिक्स को अपने फेवर में शिफ्ट कर सके। अब ये पहला रेस होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से जहां पर USA चाइना से पीछे है। और ये एक शॉकिंग फैक्ट है कि अमेरिका ने UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS को आज तक रैटिफाई ही नहीं किया। इसका मतलब अमेरिका इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का मेंबर ही नहीं है। बट हाँ, अमेरिका भी अपने दाव खेल रहा है, उसका प्लान थोड़ा सा हटके है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसके अंडर अमेरिका अपने डोमेस्टिक लॉ 1980 का डीप सीबेड हार्ड मिनरल रिसोर्सेज एक्ट के थ्रू इंटरनेशनल वाटर्स में खुद माइनिंग लाइसेंसेस देना स्टार्ट कर सकता है। अब दुनिया के कई देश और लीगल एक्सपर्ट्स इस मूव को इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बोल रहे हैं, क्योंकि एक क्लियर कट वायलेशन है। अपने मर्जी से थोड़ी ना कोई भी काम कर सकता है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक पूरा मल्टीलैटरल सिस्टम है जो कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन के लिए बना है। बट यूएस का ये नया लॉ उसी फाउंडेशन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। UNCLOS और ISA जैसे इंस्टीट्यूशंस इसीलिए बनाए गए हैं ताकि ओशंस के रिसोर्सेज फेयरली यूज हो सके। मगर आयरनी ये है कि अमेरिका, जो सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है, वंस अगेन खुद को ग्लोबल मसीहा दिखाकर सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहता है। अमेरिका दूसरों के लिए भी एक डेंजरस एग्जाम्पल बन सकता है कि क्यों रूल्स को नहीं फॉलो करना, और इससे ओशंस में एक रेस टू द बॉटम स्टार्ट हो सकती है, जहां अलग अलग कंट्रीज अपने माइनिंग क्लेम्स लगाएंगे, जिससे आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स और नतीजन वॉर्स का रिस्क ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। और ये रेस सिर्फ चाइना और अमेरिका के बीच में नहीं है, इसमें रशिया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे कई सारे देश भी शामिल है जिनके पास एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इस ग्लोबल कंपटीशन में इंडिया बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज भी पीछे नहीं है। इंडिया अपना एक अलग इंडिपेंडेंट पाथ चूज कर रहा है जिसका फोकस है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्पेशली चाइना पर से डिपेंडेंसी कम करने के लिए। और इसी विजन को रियलिटी बनाने के लिए इंडिया ने अपना मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है, द डीप ओशन मिशन। ये कोई स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि 4077 करोड़ का एक मैसिव इनिशिएटिव है जिसका प्राइमरी गोल है डीप सी माइनिंग के लिए सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजीज डेवलप करना। इस मिशन का क्राउन ज्वेल है मत्स्य 6000, इंडिया का पहला मैन्ड सबमर्सिबल। ये एक ऐसी एडवांस सबमरीन होगी जो 3 इंसानों को लेकर समुद्र के 6000 मीटर नीचे तक जा सकती है। Isn't that amazing? बट मुझे पर्सनली ना एक चिंता सता रही है। ये रेस, ये पॉलिटिक्स, सब कुछ उस जगह पे हो रहा है जिसके बारे में इंसानी समझ अभी भी अंधेरे में है। डीप सी हमारी धरती का एक बड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। इनफैक्ट आज भी कई स्टडीज ने यह बताया कि क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में 5000 से 6000 जीवों की ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ इस इलाके में ही सरवाइव करती है। 88 से 92% प्रजातियां तो इनमें से ऐसी है जो यहां के समुद्र के तल में रेंगती है, मगर हमारे लिए एकदम अननोन और अनडिस्क्राइब्ड है। हमें कैसे पता? 1980s में इसी एरिया में कुछ खुदाई की गई थी जस्ट टेस्ट करने के लिए, और पूरा इकोसिस्टम तहस महस हो गया। 70 से 80% जीव तबाह हो गए, इस हद तक कि आज 45 सालों बाद तक ये रिकवर नहीं हो पाए। यार, हमें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा डीप सी सिर्फ एक ही इकोसिस्टम है, बट ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी गलती है। इट्स लाइक सेइंग क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूं तो पूरी दुनिया मुंबई की तरह ही है। इंडिया में अगर बंगाल टाइगर मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू और ऑस्ट्रिच मिलता है, तो आर्कटिक में पोलर बेयर्स मिलते हैं, मगर डीप सी में तो इससे भी कई ज्यादा डाइवर्सिटी है। यहां पर एक एक ट्रेंच यानी कि गहरे सुरंगों में तक अलग अलग प्रजातियां रहती है जो सिर्फ उस दुनिया के लिए ही विकसित हुए हैं।
आप बिलीव नहीं करोगे, मगर एक ब्लू व्हेल भी अगर सतह पर मरता है ना, तो उसके 150 टन के कार्कस पर नीचे गिरते गिरते हजारों जीव दावत मनाते हैं। एक दिन के लिए नहीं, बल्कि 50 सालों तक। सबसे पहले बड़े शिकारी जैसे हैगफिश और शार्क्स उसके मीट पर दावत मनाते हैं। फिर स्कैवेंजर्स जैसे क्रस्टेशियंस, मॉलस्क्स बचा कुचा मांस खाते हैं, जिसके बाद फिर वर्म्स सारा कुछ चढ़ जाते हैं। मगर अंत में जो भी हड्डियां, चर्बियां और सड़ी गली चीजें बच जाती है, उस पर अब कई पुश्तों तक केमिकल खाने वाले बैक्टीरिया चढ़ते हैं जो भारी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। इसे सल्फोफिलिक स्टेज बोलते हैं। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तो आपको पता ही है, डीप सी माइक्रोस का बेहतरीन खाना है, जिन्हें फिर ट्यूब वर्म्स खाते हैं, जिन्हें फिर स्क्विड्स और मछलियां खाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। क्या ही घिनौनी खूबसूरती है प्रकृति की, राइट? क्या आपको पता है डीप सी में जहरीले तालाब भी होते हैं? अब जहरीले हमारे लिए ऑफ कोर्स, कई जीवों के लिए तो उनका घर, उनकी दुनिया। ये देखना, इन्हें कहते हैं कोल्ड सीप्स या फिर ब्राइन पूल्स। अब समुद्र के अंदर तालाब अजीब है, राइट? ये इसीलिए क्योंकि ये ब्राइन के बने हैं, जो कि एक्सट्रीमली नमकीन पानी होता है, 5 to 6 times मोर सॉल्टी देन सी वाटर। और इसीलिए ये पानी सी वाटर में भी डूब जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, और भर भर के मीथेन, दूसरे गैसेस और मिनरल्स जमा हो गए होते हैं। ये कई जानवरों के लिए भी जहरीले होते हैं। मगर यही जहर कई बैक्टीरियाज का खाना है, जिन्हें खाने कई शेलफिशेस इस तालाब के चक्कर काटते हैं, जिन्हें फिर आगे जाकर केकड़े, श्रिम्प्स और मछलियां खाती है, एंड इवन शार्क्स। ये टिपिकल एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटा सा भी इकोसिस्टम एक बड़े फूड चेन को कनेक्ट करता है, जिस पर कई जीवों की जानें निर्भर करती है, वो भी कई दशकों और सदियों तक। तो 1980s के माइनिंग ऑपरेशंस ने ये ऑलरेडी प्रूव भी कर दिया है, 70 से 80% जीवों और इनके इकोसिस्टम्स को तबाह करके, जो आज 45 साल बाद तक भी रिकवर नहीं हो पाए। मगर अफसोस की बात यह है, इतने सारे क्लियर सबूतों के बाद भी पता है, एक पावरफुल लॉबी खड़ी हो चुकी है जो इसे खुलेआम डिनाई कर रही है, जैसे द मेटल्स कंपनी टीएमसी। यार सबसे आयरॉनिक बात पता है क्या है? यही टीएमसी कंपनी ने खुद साइंटिस्ट के जरिए डीप सी के इनिशियल रिसर्च को करवाया था। मगर जब कड़वी सच्चाई बाहर निकल कर आई, तो फिर इसे पूरा दबाने की कोशिश की। क्या इन अरबपतियों और कंपनियों के लिए डॉलर्स समुद्र के नाजुक फेफड़ों से भी ज्यादा जरूरी है? एज ऑफ जून 2025 अच्छी खबर यह है कि इन माइनिंग कंपनीज के हेवी प्रेशर्स, करोड़ों रुपए फेंकने और लॉबिंग के बाद भी मोस्ट ऑफ डीप मरीन साइंटिस्ट और उनके कॉन्फिडेंस से 33 कंट्रीज डीप सी माइनिंग पर बैन या एटलीस्ट एक टेम्पररी होल्ड लगाने को सपोर्ट कर रही है। और इसीलिए द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक ग्लोबल अथॉरिटी, ने डीप सी माइनिंग पर एक टेम्पररी होल्ड लगाकर रखा हुआ है, जब तक हम डीप सी माइनिंग से जुड़े सारे रिस्क्स को ठीक से समझ नहीं लेते। मगर कड़वी सच्चाई यह है कि डीप सी माइनिंग तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है हम इंसानों की लापरवाही का। इस एरिया पर जरा नजर डालना, इसका साइज 2 पाकिस्तान के जितना विशाल है, मगर यह कोई जमीन नहीं बल्कि कचरे का एक ढेर है। यस, 2 पाकिस्तान यानी 3 राजस्थान जितना विशाल कचरे का एक ढेर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच। और ये तो सिर्फ प्रॉपर ढेर है, जहां पर कचरा पानी में एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड और कुछ इलाकों में तो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन तक है। मगर इसके सॉफ्ट एजेस को भी अगर आप गिनोगे ना, तो ये इलाका इंडिया से भी बड़ा पैच बन जाता है। 2014 के एक रिसर्च ने बताया कि यहां पर एटलीस्ट 5.25 ट्रिलियन प्लास्टिक के पीसेस है, जिनका कुल मिलाकर वजन 269,000 टन है। और बस सिर्फ इस एक पैच के वजह से आप बिलीव नहीं करोगे, हर साल 1 मिलियन सी बर्ड्स और 1 लाख मरीन मैमल्स मरते हैं, या तो कुछ पॉइजनस खाकर, प्लास्टिक के ढेर में फंसकर, या यहां पर नायलॉन के भटके हुए फिश नेट्स में अटक कर। और सबसे कंसर्निंग बात तो यह है कि ये दुनिया का कोई इकलौता गार्बेज पैच नहीं है, बल्कि ये देखिए, दुनिया में एटलीस्ट ऐसे 5 मेजर गार्बेज पैचेस हैं, और ना जाने कितने सारे माइनर पैचेस होंगे। यार, एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर और रिसर्चर विक्टर वेस्कोवो का ही एक किस्सा सुन लो। उन्होंने अपने 5 डीप्स एक्सपीडिशन में 5 ओशियंस के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर जाने की ठानी थी, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, प्लास्टिक के बैग्स और रैपर्स ने उनका स्वागत किया। But as I continued going along the bottom, cruising around, I did see, what appeared to be 1 or 2 particles of man-made matter, and one of them had a letter on it printed.
जस्ट इमेजिन, पानी के 11 किलोमीटर नीचे एक गहरे सुरंग में तक ये प्लास्टिक्स पहुंच रहे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये प्लास्टिक्स कभी खत्म नहीं होंगे, कभी नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, सदियों तक बस ये जमा होते रहेंगे, जो मछलियों और उनके इकोसिस्टम के लिए टॉक्सिक है। बताता हूं क्यों। जिस तरह हम लापरवाही दिखा रहे हैं ना, कई रिपोर्ट्स के हिसाब से 2040 तक समुद्रों में प्लास्टिक्स की मात्रा ट्रिपल हो जाएगी, यानी समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक्स पाया जाने लगेगा। जस्ट इमेजिन। और ये तो मैंने मैक्रो यानी बड़े साइज के प्लास्टिक्स की बात की है, जिसका मतलब यह है कि समुद्र में माइक्रो प्लास्टिक्स तो और तेजी से मल्टीप्लाई होंगे। 2017 की एक स्टडी के अनुसार आज 71% सीबर्ड्स और 30% टर्टल्स के पेट में प्लास्टिक्स और माइक्रो प्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं, जिनमें से 50% जानवर इसी के वजह से घुटकर मर जाते हैं। पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने तो यह पाया कि 99% मछलियों में जो अमेरिकन्स खा रहे थे माइक्रोप्लास्टिक्स के अंश मिले। एक और एक रिसर्च ने तो 100% मछलियों के सैंपल्स में यही माइक्रोप्लास्टिक्स पाए। आज इसी वजह से हालत ऐसी हो गई है कि एक एवरेज इंसान हर साल खाने और पीने में 78,000 से 2,11,000 माइक्रोप्लास्टिक्स के अंश कंज्यूम कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के एक रिसर्च ने जब 51 ब्रेन सैंपल्स पर रिसर्च किया तब पता चला हर एक ब्रेन सैंपल्स में एक क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक मिला। यस, ब्रेन के मास का 0.5% जो आता है 6 से 7 ग्राम्स प्योर प्लास्टिक, एक क्रेडिट कार्ड जितना सिर्फ आपके दिमाग के अंदर। सोचो फेफड़ों, किडनीज और दूसरे ऑर्गन्स में कितना होगा। और नोट, ये टेस्ट तो अमेरिकन्स पर किया गया था। इंडियंस में, आप में और मेरे में ये प्लास्टिक की मात्रा बिल्कुल हो सकता है इससे कहीं ज्यादा एक्सीड करती है, क्योंकि वी ऑल नो इट, इंडिया में कोई रेगुलेशंस ही नहीं है, ना हवा, पानी, खाने, किसी में भी नहीं। यार, माइक्रोप्लास्टिक्स न्यूबॉर्न बेबीज के प्लेसेंटास तक में मिल रहा है। बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट को यह किस तरीके से इफेक्ट कर रहा होगा। इंसानी सभ्यता आज लिटरली घोड़े के रफ्तार से दौड़ रही है, और वहीं हमारे प्रकृति को बचाने वाले रेगुलेशंस कछुए की गति से भी धीमे लिखे जा रहे हैं। सालों तक उन पर डिबेट चलता रहता है, और फिर जब बहुत देर और अंधेर हो जाती है तब जाकर उन्हें लागू किया जाता है। हम इंसान ही प्रकृति जिसने हमें जन्म दिया है के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। आज हम हमारे समुद्रों का भी वही हाल करने जा रहे हैं जो जमीन का हो चुका है। अब यह सिर्फ चंद पैसों के ग्लोबल इन्फ्लुएंस का नहीं, बल्कि प्रकृति के अस्तित्व की बात बन चुकी है। पहले फॉरेस्ट, फिर पहाड़, फिर ग्लेशियर्स और अब ओशंस। आखिर हम इंसान कब रुकेंगे? अगर हम समुद्रों के नीचे भी शांति नहीं बनाए रख सकते तो इंसानियत किस तरफ जा रही है? हर खजाने की कोई कीमत होती है। तो सवाल सिर्फ यह है कि क्या इस बार हम वो कीमत चुका सकते हैं? गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।